नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ हिंदी की छात्रा, यानी कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सिखाना और स्वयं कुछ सीखना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला पाठ करेंगे, जिस पाठ का शीर्षक है इस जल प्रलय में, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो यह एक रिपोर्टाज है जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु ने बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है यह पाठ। ठीक है, तो इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे खुद भुक्तभोगी रहे हैं, यानी कि उन्होंने खुद उसे देखा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये रिपोर्टाज है, तो मैं आपको रिपोर्टाज की परिभाषा बता देती हूँ। जैसे कि हिंदी में अनेक विधाएं होती हैं, कहानी, निबंध, नाटक और लेखन, बहुत सारे लेखन होते हैं। तो उसी प्रकार का रिपोर्टाज भी होता है। ठीक है, जिसका परिभाषा होता है जब कोई लेखक या पत्रकार किसी आपदा का आंखों देखा और दिल को छू लेने वाला साहित्यिक वर्णन करता है तो उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में रिपोर्ट भी कहते हैं। तो इस रिपोर्टाज में लेखक ने बाढ़ को एकदम सजीव तरीके से चित्रण किया है और अपने आंखों देखा बाढ़ को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते हैं और विस्तार से समझने का कोशिश करते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि उनका गांव ऐसे इलाके में है जहां नदियों, मतलब जैसे कि कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग उनके गांव में आकर पनाह लेते हैं, यानी कि शरण लेते हैं। वहां पे वे आके अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। आगे वह कहते हैं कि सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। वे आगे कहते हैं कि सावन भादो यानी कि जो जुलाई अगस्त का महीना होता है, तब परती यानी कि परती जो सपाट एकदम खेत, एक होता है खेत जिसमें पानी जमा होता है और जो मिट्टी गिल्ली होती है जिसमें हम लोग जोत के रोपा रोपने का कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन परती में किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती है। ठीक है, बस वो सूखा ज़मीन होता है जिसमें थोड़े बहुत घास होते हैं, जिसे परती कहा जाता है। तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि गाय, बैल, भैंस को, बकरों को, अब झुंड को चरते देखकर ही बाढ़ की विभीषिका यानी कि भयंकरता कितनी भयंकर हो सकती है उसका अंदाजा लगाया जाता है। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता हूँ। वे कह रहे हैं कि परती क्षेत्र में जैसे कि मैंने बताया कि सपाट परती यहाँ पे लिखा हुआ भी और ऊंचा जगह जहाँ पे खेती नहीं होता है। ठीक है, वैसे जगह में जन्म लेने के कारण लेखक को वे बता रहे हैं कि उनके गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तैरना नहीं आता है और साथ ही में उन्हें भी तैरना नहीं आता है। पर वो आगे कहते हैं कि किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भले ही उन्हें तैरना नहीं आता है, लेकिन जब वे 10 वर्ष के थे तब से ही बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, मतलब लोगों को सेवा दे रहे हैं जो बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं और लिखने की बात तो वो तो हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। वे कहते हैं कि उन्हें तैरना नहीं आता, फिर भी वे बाढ़
ग्रसित लोगों की सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं। और साथ ही वे बाढ़ में लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार भी जीत चुके हैं अपने हाई स्कूल में। आगे वे कहते हैं कि धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, डायन, कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हैं। तो यहाँ पे एक शब्द है जैसे कि रिपोर्टाज, तो मैंने पहले ही बता चुका है कि रिपोर्टाज क्या होता है। जैसे कि किसी भी आंखों देखा घटना को जब कोई लेखक या पत्रकार समय के अनुसार दिनांक और जब घंटा दर घंटा जो भी घटना घट रही है समय और दिनांक के साथ लिखता है, जिसको हम लोग रिपोर्टाज कहते हैं। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं कि मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। वे कह रहे हैं कि उन्होंने कई ऐसे उपन्यास लिखे हैं जिनमें बाढ़ की विनाश और लीलाओं, बाढ़ द्वारा होने वाले घटनाओं की अनेक चित्र अंकित हुए हैं। मतलब अनेक जो भी बाढ़ से प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दर्शाया गया है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वे कह रहे हैं कि वो गांव में रहते हैं, उनके गांव के अगल बगल के इलाकों में, दूसरे गांवों में, अड़ोसी पड़ोसी वाले गांवों में बाढ़ आते हैं, वहाँ के लोग उनके गांव में शरण लेने आते हैं, लेकिन लेखक ने कभी बाढ़ को देखा नहीं अपनी आंखों से। वे कह रहे हैं वो पटना शहर के बारे में बता रहे हैं कि सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। आगे वह कहते हैं, अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी बाढ़ को भोगा नहीं है, देखा नहीं है, कभी बाढ़ का अनुभव नहीं किया है, लेकिन वे बताते हैं कि 1967 में उन्होंने देखा था जब अविराम 18 घंटे वर्षा हुई थी। फिर आगे अब जब ये कहानी जब वो बता रहे, ये रिपोर्टाज जब लिख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब वो शहरी आदमी की हैसियत से बाढ़ को देख रहे हैं। और इस बार बाढ़ का पानी जब प्रवेश करने लगा तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया है और वे घर के सारे ज़रूरत के सामान, मोमबत्ती, दिया सलाई, आलू, पीने का पानी, काम्पोज की गोलियाँ से यहाँ अर्थ है नींद की गोलियाँ, या फिर मतलब जिसे खा के इंसान आराम से सो सके वैसा कुछ गोली, ठीक है, जमा करके वे बैठ गए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बाढ़ कितना दूर तक आ रहा है, अब कितना उसका प्रकोप बढ़ेगा, वही बैठ देख रहे हैं। वो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यह सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। वे कह रहे हैं कि जब वो सुबह उठे तो उन्होंने सुना कि राजभवन भी डूब गया है, मुख्यमंत्री निवास भी प्लावित हो गया है। प्लावित का अर्थ यहाँ पे दे सकते हैं लिखा हुआ जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो, जो जल में डूब गया हो, यानी कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास दोनों डूब गए हैं। फिर सुबह के बाद दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर, जो पटना शहर में गोलघर बना है, वह भी जल से घिर गया है। और यह सूचना उन्हें बांग्ला में यानी कि बांग्ला न्यूज़ में उन्होंने सुना था। और आगे वो कहते हैं कि और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने, अब वो शाम को 5 बज गया है तो और शहर की खबर लेने के लिए, बाढ़ की जांच करने के लिए वे शहर की ओर निकलते हैं। तो कहते हैं कि
तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा? कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। तो जब अब बाकी शहर का नज़ारा देखने वो जा रहे हैं, बाढ़ का प्रकोप देखने के लिए कि बाढ़ कितना बढ़ गया है, बाढ़ का पानी किन किन जगहों में घुस गया है, वो देखने के लिए जा रहे हैं। तब रिक्शे वाला हंसकर उन्हें कहता है कि अबले पानी आ गया होगा। कहाँ पे? कॉफ़ी हाउस में। अबले का मतलब अब तक। ठीक है, आगे वो कहते हैं चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। आगे लेखक कहते हैं रिक्शे वाले को कि चलो ठीक है, कितना पानी आया है वही तो देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनगढ़ गद्य में स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते हैं। यानी कि वह कह रहे हैं कि उनके साथ उनके मित्र हैं जो कि एक कविता के विशेषज्ञ व्याख्याता हैं। ठीक है, जो इनके यहाँ पे अनवरत का अर्थ दिया हुआ है निरंतर, अनगढ़ का अर्थ दिया हुआ है बेतुकी, और अनगढ़ का बेडोल टेढ़ा मेढ़ा। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि लेखक के दोस्त लेखक की निरंतर निरंतर बेतुकी और बेडोल टेढ़े मेढ़े बातों से कभी बोर नहीं होते हैं, जिस बात के लिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। ठीक है, आगे वो कहते हैं मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। सिर्फ लेखक ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाढ़ का पानी देखने जा रहे हैं। किन किन वाहनों से जा रहे हैं? मोटर हो गया, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम। टमटम का अर्थ है बैलगाड़ी से खींचे जाने वाली गाड़ी। ठीक है, मतलब बैलों द्वारा। ठीक है, जो गाड़ी बैलों द्वारा खींची जाती है उसे टमटम कहते हैं। आगे वह कहते हैं कि सभी पैदल, बहुत सारे लोग पैदल भी जा रहे हैं देखने। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, लेखक भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो पहले जा चुके हैं और अब वो लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी। मतलब देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है। मतलब जो देखकर आ रहे थे उन और जो देखने जा रहे थे, देखने जाने वालों की आंखों में एक ही जिज्ञासा था, मतलब जानने की इच्छा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया है क्या, पार कर गया। मतलब जो लोग देख के आ रहे हैं वो लोग अपने में बातें कर रहे हैं कि फ्रेजर रोड पर आ गया है क्या। जो देखने जा रहे हैं उन्हें जानने की जिज्ञासा है, जो देखकर आ रहे हैं वह बता रहे हैं कि फ्रेजर रोड पर आ गया है, वैसे बातचीत कर रहे हैं। आगे वह कहते हैं कि कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के आसपास डूबा हुआ पानी है, आ रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया है, डूब गया है, बह गया है। सब बातें कर रहे हैं, जगहों का नाम ले लेके कि पानी आ गया है और सारे जगह डूब रहे हैं। आगे वो कहते हैं जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। वे निकले थे ना घर से अपने मित्र के साथ कॉफ़ी हाउस तरफ देखने कि पानी कितना बढ़ चुका है बाढ़ का। तो वो कहते हैं जब वो कॉफ़ी हाउस पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। वे जो बाढ़ का पानी बह रहा है उसका हमें बता रहे हैं कि वो कैसे बह रहा है, कि वे सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की तरह जो बाढ़ का पानी है वो लग रहा है गेरुआ झाग फैन। गेरुआ मतलब जो जब गंदा पानी बहता है तो थोड़ा झाग फैन जैसा हो जाता है, उसी को वो बता रहे हैं कि पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। ठीक है, तो अभी अपने दोस्त से बात करते हैं कि आचार्य जी अब आगे नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। जो बाढ़ का पानी सरकता हुआ तेजी से आ रहा है उसे लेखक ने मृत्यु का तरल दूत कहा है।
जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि मृत्यु का तरल दूध किससे कहा गया है, तो बाढ़ का पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, तरल जैसे कि हम लोग पानी को तरल पदार्थ कहते हैं, और दूध मतलब जो संदेश संदेश भेजने वाला या फिर संदेश देने वाला होता है ना, तो वही यहाँ पे मृत्यु का तरल दूध कहा गया है बाढ़ को, क्योंकि वो एक मौत के समान है। मतलब अत्यधिक बाढ़ से मृत्यु की घटना हो सकती है, इसीलिए इसे मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। आगे वे कहते हैं, आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। वे कह रहे हैं आतंक यानी कि डर के मारे दोनों हाथ बरबस, यानी कि अपने आप स्वयं। जैसे कि जब हम डर जाते हैं तो हमारे अंदर एक भावना आती है, अचानक हमारे हाथ जुड़ जाते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, कुछ भी मतलब कभी डर से या फिर कभी खुशी से भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे हाथ स्वयं जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वही वहाँ पे ये कह रहे हैं कि बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुँह से निकला कि अस्फुट यानी कि क्लियर नहीं, मतलब थोड़ा सा अस्पष्ट। हाँ, मैं बहुत कायर हूँ, अपने आप को डरपोक कह रहे हैं। आगे रिक्शा वाला कहता है, चलिए ना थोड़ा और आगे। लेखक कह रहे हैं कि रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जा। जब रिक्शा वाला कहता है कि चलिए ना थोड़ा और आगे, तो दूसरा आदमी, भीड़ का एक आदमी कह रहा है कि आगे बहुत तेज पानी है, आगे मत जाओ। तो मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब बाढ़ का पानी देख के लेखक डर जाते हैं, बरबस उनके हाथ जुड़ जाते हैं, वे सब निवेदन करने लगते हैं, अपने उनके मुंह से निकलने लगता है कि ठीक है, मैं डरपोक हूँ, डर गया हूँ। लेकिन रिक्शा वाला बहादुर होता है, वो आगे जाना चाहता है, लेकिन एक आदमी कहता है कि पानी बहुत तेज है। तो फिर आगे लेखक कहते हैं कि मैं उनसे विनती करता हूँ, मतलब रिक्शे वाले से अनुनय यानी कि विनती विनती भरे अनुनय भरे स्वर में कहा, विनती के साथ कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वे कह रहे कि रिक्शा वापस ले लो, आगे जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे वे कह रहे हैं कि रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, जो कि सिनेमा शो बंद हो चुका था, के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। वे पहले कॉफ़ी हाउस गए, फिर वहाँ से रिक्शा मोड़ के अब वे अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। ठीक है, पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। आगे वो कह रहे हैं कि पानी इतना भर गया था, पानी की तेज धारा पर लाल हरे, यहाँ पे नियन लिखा हुआ है, जो कि नियॉन होता है। ठीक है, जो नियॉन लाइट होता है ना, जो पिंक ग्रीन होता है, जिसका जैसे आप लोग देखिएगा आजकल वीडियो सब में जो नाम अपने घर में लिखवा के लगाते हैं, किसी के नाम पे बनाया जाता है, उसी को नियन लाइट। तो उसी की तरह परछाइयाँ बन रही है, सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। मतलब पानी की तेज धारा नियॉन विज्ञापनों की परछाइयाँ जैसी लग रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। जब वे गांधी मैदान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले हजारों लोग मतलब बाढ़ का पानी देखने के लिए खड़े हुए हैं। आगे वे कहते हैं, दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। वे कह रहे हैं कि जब वो गांधी मैदान पहुंचे तो वहाँ पे बहुत हजारों की भीड़ पहले से खड़ी थी बाढ़ देखने के लिए। जैसा रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे उससे कम नहीं थे, उससे ज़्यादा थे लेकिन कम नहीं थे। कहते हैं कि गांधी मैदान में आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी चीज़ें हो रही थी। सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, गैरिक मतलब गेरुए रंग का, ठीक है, आवरण आच्छादित हो रहा था। मतलब यहाँ पे आच्छादित का अर्थ लिखा हुआ होगा ढका हुआ। ठीक है, मतलब लेखक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे जो गांधी मैदान की हरियाली थी, वहाँ भी बाढ़ का पानी आ रहा था और सब कुछ ढक जा रहा था। ठीक है, हरियाली पे सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था।
देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गांधी मैदान की हरियाली में जो धीरे धीरे सने सने का अर्थ होता है धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नहीं था। मतलब धीरे धीरे पूरे मैदान में पानी फैल गया और गांधी मैदान भी बाढ़ की पानी से ढक गया। अब आगे वह कहते हैं, इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इ जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। वे कह रहे हैं कि इसी बीच जब एक इंसान अधेड़ मतलब मध्यम उम्र का व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है, दानापुर डूब रहा था, तब पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। यानी कि वो आगे कहते हैं कि मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। मतलब जो ये जो व्यक्ति है जो कह रहा है कि जब दानापुर डूब रहा था तब पटनिया बाबू लोग देखने ना आए, मतलब इसका अर्थ ये होगा कि जब उसके क्षेत्र में बाढ़ आई होगी तब पटना के लोग वहाँ देखने नहीं गए, उन्हें सांत्वना देने नहीं गए, मतलब उनकी हाल खबर नहीं पूछे। जब पटना में आया तब वो कह रहे हैं कि अब कैसा लग रहा है, या फिर अब पूछो कि कैसा होता है जब बाढ़ आता है। फिर उसकी मजाक उड़ाते हुए लेखक कह रहे हैं कि ये वही आम आदमी है जिसकी खोज साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। आगे वह कहते हैं, शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे, अर्थात उत्सुक होकर सुन रहे थे। ठीक है। लेखक आगे कहते हैं कि अब शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी में यानी कि आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारण हो रहा है और पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्सुकता से समाचार सुन रहे हैं। आगे वो कहते हैं, पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। वे कह रहे हैं कि जो पान की दुकान है वहाँ की सीढ़ियों तक बाढ़ का पानी आ चुका है, अब किसी भी क्षण अंदर आ सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वे जो समाचार सुन रहे हैं, बाढ़ की जो भयंकरता सुन रहे हैं, उस समाचार से वे बहुत ही डर गए हैं। उनका दिल दहल गया है, उनका कलेजा भी जोर से धड़क उठा है और उनके मित्र भी डर गए हैं, उनके मित्र भी आतंक में हैं, भय में हैं, किंतु वे तुरंत ही सहज हो जाते हैं, मतलब सामान्य नॉर्मल या फिर हम बोल सकते हैं कि कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनके चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, वे इच्छा करके अपने अपने जो एक्सप्रेशन है उसको नॉर्मल कर लिया। ठीक है, क्योंकि उनके चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। वे कह रहे हैं कि वे और उनके मित्र बहुत परेशान थे बाढ़ का समाचार सुन के, लेकिन जो बाकी लोग थे जो पान की दुकान में उपस्थित थे और वो लोग भी समाचार सुन रहे थे, उनमें कोई भी परेशानी नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए वे उन सबको देख के खुद भी सहज हो जाते हैं। आगे वह कहते हैं, पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आगे वह कहते हैं कि जो आम लोग थे, मतलब जो लोग थे वो आम दिनों की तरह ही हंस बोल रहे थे। उन्हें बाढ़ से कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, ना ही उन्हें बाढ़ का समाचार सुन के कोई टेंशन हो रहा था, बल्कि वे ज़्यादा ही उस दिन उत्साहित थे, तनिक अधिक ही। ठीक है। और फिर वो कहते हैं, हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, जिन दुकानदारों ने अपने सामान नीचे रखे थे वे उसे ऊपर कर रहे थे, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे।
जो खरीद बिक्री है वो बंद हो चुकी थी, लेकिन पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। पान वालों की अचानक बिक्री इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि बहुत सारे लोग समाचार सुनने के लिए पान की दुकानों में आ रहे थे, खड़े हो रहे थे। वे समाचार सुनना चाह रहे थे, बाढ़ की जानकारी लेना चाह रहे थे, इसलिए पान की दुकान में वो आ रहे थे, तो पान वाले की बिक्री ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, आगे वह कहते हैं कि आसन यानी कि पास आया हुआ संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। मतलब जब बाढ़ सामने आ चुका था, उससे कोई भी लोग आतंकित परेशान नहीं लग रहे थे। ठीक है, पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। वे कह रहे कि जो पान वाले का दुकान में जो आईना है, उसमें सिर्फ हमारा ही चेहरा उदास डरा हुआ नजर आ रहा था। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाका हम पर हंस सकते हैं। वे अपने आप को कह रहे हैं, मतलब वहाँ कोई इंसान डर ही नहीं रहा है बाढ़ का समाचार सुन के, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं ये लोग, अपने मतलब अपना दोनों अपना चेहरा आईने में देखते हैं, तो उन्हें उन्हें अपना चेहरा डरा हुआ नज़र आता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ और थोड़ी थोड़ी देर रुक जाएं तो शायद और जो बाकी लोग खड़े हुए हम पे हंस पड़े कि हम लोग कितने डर रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। वो कह रहे हैं कि हमारा डर देख के लोग हम पे हंस पड़ेंगे, हमारा हुलिया देखकर। आगे वे कहते हैं, एक बार डूब ही जाए धनुष को धनुषकोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं। धनुषकोटि एक स्थान है, ठीक है, उसी की तरह पटना लापता ना हो जाए। लोग बात कर रहे हैं कि एक बार डूब ही जाए, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। बाढ़ आया हुआ है, लेखक और उसके मित्र चिंतित थे, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि बाढ़ एक बार मतलब बाढ़ एक बार डूब ही जाए, जो पटना शहर है वो एक बार डूब ही जाए धनुष कोटि की तरह। साथ ही कुछ लोग बात कर रहे हैं कि सब पाप धुल जाएगा, क्योंकि वह गंगा नदी का पानी है। ठीक है, गंगा नदी का बाढ़ है, इसलिए वे पाप धुलने की बात कर रहे हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि गोलघर के मुंडे पर यानी कि सबसे ऊंचे पर जाकर चलो ताश खेलते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि विस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं, मतलब यहाँ या वहाँ चलो कहीं जाकर खेलते हैं, ऐसा वे बातें कर रहे हैं। भाई यही माकूल मौका है। माकूल मतलब अच्छा या फिर सबसे सटीक मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, असामी व माल। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों ना इसी अच्छे मौके पर इनकम टैक्स वालों को उन लोगों के घर पे जाना चाहिए, उन काले कारोबारियों के घर पर जाना चाहिए जो गलत काम करके पैसा जमा करके रखे हैं, जिसे यहाँ पे असामी व माल कहा गया है। ठीक है, आगे वो कहते हैं, राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्वतः बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच या जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। आगे वह कहते, मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। वे कह रहे हैं, जब वे राजेंद्र नगर चौराहे पर गए वहाँ की मैगजीन कॉर्नर पर, तो उन्होंने देखा कि पहले की भांति ही बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं वहाँ पे बिछी हुई हैं। वे सोच रहे हैं कि एक सप्ताह के लिए कुछ पढ़ने के लिए ले लेता हूँ। वे कभी हेडली चेंज एक अंग्रेजी उपन्यास है उससे, या फिर एक सप्ताह में फ्रेंच या जर्मन सिखाने वाली किताब, या फिर योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब यानी चित्र सहित किताब ले लो। फिर वो कहते हैं कि मुझे ये देख कर फिर नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। फिर वे सबको छोड़ देते हैं, फिर एक हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा, मतलब वो अंग्रेजी बांग्ला का पत्रिका लेकर लौट जाते हैं। आगे वह कहते हैं, मित्र से विदा होते हुए कहा,
पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी फंसे मित्र की सुधि लेगा। वे कह रहे हैं एक दूसरे से बात करते हुए, अपने मित्र से विदा होते हुए कि पता नहीं कल हम में से कौन कितने पानी में रहे, आप ज़्यादा बाढ़ में डूब जाए या फिर हमारे तरफ बाढ़ ज़्यादा आ जाए। तो अच्छा होगा जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा, यानी कि उसको याद करेगा, उसे उसकी खबर लेगा या फिर उससे बात करेगा, ये भी जैसे कि जानकारी लेगा, मतलब सुधि लेना मतलब उसको याद करेगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतने ही रखते हैं वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे का पूरा पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।